आज हम जाएंगे सुल्तान फिश फार्म, जो कि हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के दिल्लोखेड़ी नामक जगह के पास भुटाना गांव में पड़ता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इनके ओनर का नाम है सुल्तान सिंह जी, जो वहाँ पर अलग अलग तरह की फिशेज को कल्चर करते हैं। तो आइए चलकर देखते हैं कि कैसा प्रोजेक्ट है और हमें क्या सीखने को मिलता है। ऐसा है मतलब हम लोग अपने से मतलब लेके रहा था, तो पता था वो किसी की नहीं कर रहा, पता था आपने उसका बस फिर उसका नहीं झूठी नहीं पड़कर आती ना मतलब वो उसमें सीधा तो मैंने अकेले खड़ी होती है, उसको बचा देंगे सीधा। चलो अंकल उसमें खड़ी कर दिया कैसे। लो जी, ये है सुल्तान फिश फार्म। आगे वहाँ रुक जाएगी, उधर बिल्कुल हम रुकेगी। याद है आप लेंगे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सीमेंट के ऐसे कुंड बने हुए हैं, जिनको शायद हापा बोलते हैं शायद। तो ये वाला जो बना हुआ है, ये वाला जो कुंड बना हुआ है, इसके अंदर छोटी छोटी फिशेज हैं। फिशेज में ज़्यादातर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद जो छोटा सा बेबी बनता है, वो छोटी छोटी बेबीज इसमें रखे हुए हैं। पानी सर्कुलेट करता रहता है ताकि इसमें ऑक्सीजन की कंटिन्यूसली सप्लाई बनी रहे। सर, वैसे आप मुझे नहीं जानते हो, पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आज आपसे तीसरी बार मिल रहा हूँ। सबसे पहली बार जब आप ही की तरह मैं स्टूडेंट था करनाल गवर्नमेंट कॉलेज में, तो तब हम अपने सर प्रवीण वत्स सर के साथ आए थे। तब सर ने हमें सारा ही विजिट कराया था गवर्नमेंट कॉलेज में। हाँ जी, प्रवीण वत्स सर के साथ आए थे। तब सर ने हमें वो आर्या सिस्टम में दिखाया था, क्योंकि हम स्टूडेंट थे, हमारे सर को दिखाया था। उसके बाद दिखाया था जो बच्चों को सारों को दिखाया था। वो सर शुरू में वो क्लास में दिखाया होगा, ये तो दिखाता हूँ मैं। वो भी नहीं दिखाएगा, और वो नहीं दिखाता, बस ये भी दिखाता हूँ। दूसरी बार जब सर 2019 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सर थे और एक और फार्मर थे बड़े, तो सर की स्पीच हुई थी कुरुक्षेत्र ऑडिटोरियम में। तब भी एज ए स्टूडेंट हम सर से इंटरेक्ट किए थे, और आज मैं तीसरी बार सर से मिल रहा हूँ। जितनी मेरी जानकारी है सर के बारे में, सर ने करीब 1982-83 में, जब सर आप ही की तरह BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, तब मछली पालन में अपना हाथ आजमाने की कोशिश की थी। नहीं, पूरी कसदी थी कोशिश। हाँ जी, तो सर ने करनाल कृषि केंद्र से ट्रेनिंग ली थी, कृषि विज्ञान केंद्र करनाल से ट्रेनिंग ली थी। और फिर सर ने सबसे पहले एक गांव से एक तालाब को, पंचायती तालाब को 500 रुपए में किराए पे लिया था। और शुरू में तो घर वाले भी सर को अजीब ही सोच रहे थे कि मछली पालन में कहाँ घुस रहा है। और ना 1982 की बात, तो पूरे उत्तर भारत में कहीं कोई मछली पालन होता नहीं था कुछ खास, बिल्कुल ना के बराबर ही होता होगा। तो लेकिन सर डिटर्मिनेशन था सर का, और फिर सर ने एक पार्टनर लिया अपने साथ, और वो उस तालाब पर सर ने वो मछली पालन किया। तब जो फिश का जो सीड था, सर कलकत्ता की तरफ से सीड मंगाया करते थे तब के टाइम में। सर को आज लगभग 40 साल हो गए हैं मछली पालन में, और अब सर एक सफल किसान है, प्रगतिशील किसान है, प्रोग्रेसिव फार्मर है। तब सर को पहले साल प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट होने के बाद फिर सर ने कई सारे और गांवों से तालाबों को ऐसे किराए पर, लीज पर लेना शुरू किया, और धीरे धीरे प्रॉफिट होता रहा। फिर सर ने सोचा कि
अब हम कलकत्ता से बीज लेकर आते हैं तो काफी सारा बीज मर जाता है ट्रांसपोर्ट करते हुए। जो भी हम ये सीड लेके आते हैं वो मर जाता पूरे है। राजा भाई तो तो समझिए ना, क्यों ना हम अपना सीड प्रोडक्शन, नाम तो होता होगा इंट्रोडक्शन तो तेरी देनी पड़ेगी। क्यों ना हम अपना सीड खुद बनाना शुरू करें। तो तब सर ने यहाँ पर अपनी हैचरी लगाई और सबसे पहली हैचरी थी ये पूरे उत्तर भारत में जो सर ने यहाँ पर लगाई। और आज यहाँ पर लगभग 14-15 तरह की अलग अलग फिशेस को कल्चर किया जाता है। सर यहाँ किसानों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, किसानों को बीज भी सप्लाई करते हैं और फिश भी सप्लाई करते हैं। आज ये फार्म शायद 30 एकड़ में फैला है। तो कुछ सालों बाद सर ने यहाँ पर जब फार्म लगाने की कोशिश की तो ये शुरू में थोड़ा सा बंजर सा जमीन था, यहाँ पर खेती उस टाइम नहीं करते थे। तो घर वालों ने भी सर को ऐसे ही कहा कि खेतों में ऐसे गड्ढे कर देगा तू और खेती, बच्चे के खाएंगे तेरे भूखे मारेगा। हाँ तो अब बच्चे भी क्या खाएंगे, क्या कमाएगा, क्या खिलाएगा, खोद देगा तो सारी जमीन खराब कर देगा। सबको डर लगता था ना नई चीज को अपनाने में, माँ बाप कैसे भी हो कम तो इतनी आसानी से कोई नहीं देते किसी को। अब भी चल जाकर खड्डे खोद ले और तो अपना मछली पाल ले, ऐसा ही है। ठीक है ना, ये अभी ये नीरज चौधरी है, आपको यही समझाएंगे, बेटा मेरा समझे ना कि इससे बड़ा है वो कनेडा में ये BSc इन्हें अपना B.Tech की हो यार, और ये सब कुछ जानता है, सबका आगे भी यही बताएगा। एक सर तालियां जरूर बजनी चाहिए सर को ना, देखो किस वजह से सर वैसे तो डेवलप फार्मर तो है ही। 2019 में भारत सरकार की तरफ से सर को पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। मैंने वो वीडियो देखी है, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ जी सब बैठे हुए थे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जब सर को बुलाया और कि सुल्तान सिंह हरियाणा से मत्स्य पालन, तो पद्म श्री सर को मिला है, वो वीडियो भी अवेलेबल है। तो सर के लिए तालियां जरूर। चलो उधर जाओ। ना रह रहा ये जो सेटअप है इसको फ्रेश वाटर रिसर्कुलेटरी हैचरी बोलते हैं, चाइनीज रिसर्कुलेटरी हैचरी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसका जो डिजाइन है वो चाइना ने किया था, हैचरी बोल देते हैं। ये जो टैंक आप चार देख रहे हो उनको चारों को हैचिंग पूल बोलते हैं। ये बड़े वाला टैंक है इसको फिश ब्रीडिंग पूल बोलते हैं। वो जो रेक्टेंगल शेप का टैंक है वो कंडीशनिंग पूल होता है। फिश कंडीशनिंग पूल का मतलब ये होता है कि भी मछली को जो भी उसने खाना पीना खाया बिफोर ब्रीडिंग हमें फिश की कंडीशनिंग करानी पड़ती है। सबसे पहले तो जो मैच्योरिटी एज है फिश की वो 3+ ईयर्स होनी चाहिए, मतलब मेल और फीमेल जो है मिनिमम 3 ईयर्स के होने चाहिए, ताकि अच्छी मैच्योरिटी जो है उनके कॉलेज के अंदर डेवलप हो जाए। जो आप ब्रीडिंग कराएंगे उनका एक हेल्दी आपको सीडलिंग्स जो है प्रोवाइड होंगे। लोग जो है 2 साल की अगर फिश ब्रीड कराना शुरू करेंगे तो मैच्योर नहीं होता उनका, तो वो जो है ग्रोथ उतनी आ नहीं पाती। हेल्दी ब्रूडर के लिए सबसे पहले आपको एक फ्लोटिंग फीड के रूप में उनको फूड देना पड़ता है। दाना होता है मछली का, जैसे पशु का है, पोल्ट्री का है, ऐसे ही मछली का भी दाना आता है। हाँ जी, मछली का भी दाना आता है, वो फ्लोटिंग फीड होती है, मतलब आप उसको डालोगे तो पानी के ऊपर तैरेगी, मछली आएगी वहीं से खाना खा लेगी। तो उसका बेनिफिट यह है कि भी फिश आपकी खाना ऊपर से खाएगी, उसमें पानी में पोल्यूशन नहीं होगा, फीड आपका वेस्ट नहीं होगा। एक्स्ट्रा फीड आपको डालनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिश का जो फीड कंजप्शन टाइम है वो मैक्सिमम 20 मिनट्स है। आपने फीड डाली, मछली को जितनी भूख है वो 20 मिनट में खा लेगी। अगर 20 मिनट के बाद भी आपका दाना बचा हुआ है, इट मीन्स आप एक्स्ट्रा फीडिंग कर रहे हो, या अगर 20 मिनट से पहले खत्म हो रहा है तो आप कम फीडिंग कर रहे हो। मछली डेली बॉडी वेट के हिसाब से 3 से 5% बॉडी वेट का खाना खाती है। हमें उसको न्यूट्रिशन बढ़िया डाइट देने के लिए उसमें एनर्जी होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, अमीनो प्रोफाइल होनी चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए। ये सभी चीजें मिलकर एक मिश्रित भोजन बनता है जिसको हम प्रोटीन फीड कहते हैं। इसमें हम यहाँ पे फिश को उठा के लाते हैं, उठा के लाने के बाद फिश की हम ब्रीडिंग कराते हैं। यहाँ पे इंड्यूस हार्मोन देते हैं मछली को, मेल और फीमेल को एक फिश को पकड़ के इंजेक्शन लगता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो, जिसको हम आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा किसी ने, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो होता है वो नेचुरल होता है, फिश के सर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसे एक सिंथेटिक होता है, ओवाटाइड, ओवाप्रीम, इस तरीके के होते हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा, यहाँ पड़ी हुई है, जैसे ऑयल पड़ी हुई है ना, ये वाली, ये सिंथेटिक हार्मोन है, निकालना है तो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर डोज भी लिखी होती है फिश की, कौन सी फिश को कितना आप इन्हें इंजेक्ट करना है। बट हमारा एक्सपीरियंस है कि भी हम फिश को बिना उसके पर, अगर मैं आपको बताऊं, फीमेल के लिए 3 से 4 mg
पर केजी। अगर 1 केजी की फिश है 3 से 4 मिलीग्राम उसको डोज लगेगी फीमेल को। मेल को डोज लगेगी 1.5 से 2 mg। वो तब लगेगी अगर आपका मैच्योर ब्रूड स्टॉक है और आप प्रॉपर एक ब्रीडिंग सीजन में उसको ब्रीड करा रहे हो। और मेल और फीमेल में आपको जो इंड्यूस ब्रीडिंग सिस्टम है वो इस तरीके से अडॉप्ट करना है कि डबल इंजेक्शन आपको लगाना है। फीमेल को 2 इंजेक्शन लगाने हैं, मेल को 1 इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन देने के बाद हमने एक एनवायरनमेंट बनाया है, इसके अंदर पानी जो है आपका रेनफॉल की तरह चलता है। तो मछली को लगता है कि बारिश हो रही है और नीचे से पानी नदी की तरह घूमता है, तो फिश को लगता है दे आर इन रिवर। और हमने स्टिमुलेटिंग हार्मोन को दिया होता है। मेल फीमेल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। मेल फीमेल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से पूरा का पूरा जो एग्स है इसमें 98% तक एग्स जो हमारे फर्टाइल हो जाते हैं। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। जब आपने सेकंड इंजेक्शन फिश को दे दिया उसके 4 से 6 घंटे बाद फिश जो है मूवमेंट में आगे ब्रीडिंग करना शुरू करती है। अगर 4 से 6 घंटे में फिश आपके एग्स नहीं दे रही, इट मीन्स आपने जो उसको हार्मोन दिया है वो सही नहीं दिया, तो आपने ज्यादा हार्मोन दे दिया या आपने उसको डोज जो है कम दे दिया। अगर ज्यादा दोगे तो भी फिश प्लग हो जाएगी, अगर आप कम दोगे तो भी फिश प्लग हो। प्लग इन द सेंस कि फिश ब्रीड नहीं करेगी, वो अनइवन स्विम करेगी, फिर वो पॉन्ड में जाके मर जाती है। नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे से पहले ये हापा होता है व्हाइट कलर का, इस हापे से हम एग्स कलेक्ट कर लेते हैं। जब हम एग्स उठाते हैं तो पानी छन जाता है, सारे अंडा हमारा जितने भी हैं इस हापे के अंदर आ जाते हैं। इस हापे से फिर हम उनको काउंट करके यहाँ पे लेके आते हैं। ये एग्स के बाद की साइकिल है। जब हमने परसों यहाँ पे डाले अपनी हैच होने के बाद, ये फर्स्ट स्टेज है फिश की। ये आप देखो, ये चावल के दाने जितने बड़े बड़े, ये स्पॉन है, ये फर्स्ट स्टेज है फिश की। दिख रहा है आपको चावल के दाने जैसा, इसको स्पॉन बोलते हैं। ये बिग हेड कार्प का है, ये जैसे बासमती चावल होता है लंबा लंबा वैसा दिखेगा आपको। आज ये व्हाइट कलर में है, जैसे ही घंटे इसके क्रॉस होते रहेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। पहले ये ग्रीनिश कलर में आएगा, फिर ये ब्लैक कलर में आएगा। एक योग सैक स्टेज पड़ी है आपने, योग सैक इसकी गर्दन के नीचे आप देखो ढंग से, इसकी बॉडी के नीचे एक बल्जिंग पोर्शन है, उभरा हुआ है ऐसे ऐसे करके। वो जो पोर्शन है उसको योग सैक ये बोलते हैं कि 72 आवर्स तक वो ऑटोमेटिक उसको अंदर फीड है, उसको हमें खाना देने की जरूरत नहीं है। 72 घंटे में योग सैक जो है अब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर इसको हम 72 घंटे के बाद 18 घंटे और रखेंगे, 90 आवर्स तक यहाँ रखेंगे हम। उसके बाद हम इसको पॉन्ड में छोड़ते हैं। वो जो आप छोटे छोटे पॉन्ड देख रहे हो जैसे सुखाए हुए हैं, ये नर्सरी पॉन्ड है। अब हमने वो पॉन्ड रेडी किया, ये कल यहाँ से काउंट होके वहां जाएंगे। इसको 1 cc 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर ये 500 नंबर आते हैं। 25 cc का जो बिकर है उसमें 25,000 आते हैं। फिर यहाँ से हम इसको काउंट करेंगे, वहां छोड़ेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेज जो है वो फ्राई साइज आ जाएगा। 11 से 15 दिन होता है, उसको फ्राई साइज बोलते हैं। 18 से 20 mm का होगा। जैसे 6 से 7 mm का होता है, वो 18 से 20 mm का होता है। उससे नेक्स्ट स्टेज जो आपकी आएगी वो आएगी फिंगरलिंग, तो आपका 2 से 3 महीने का साइज होता है। उससे नेक्स्ट जो आपकी वो आती है ईयरलिंग साइज, 5 से 6 इंच का होता है, 4 से 8 महीने का होता है। उससे बाद आपकी आती है बड़ी फिश, टेबल फिश। ये पूरा फूड और लाइफ साइकिल है फिश की इस तरीके से। बाकी आपके पास समय कम है, ये तो चीजें आपको टैंक से दे रहे हैं, तो वाटर रिसाइकिल हो रहा है। प्रोडक्शन आपकी, जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं भी आय दुगनी कर दूंगा, फसल दुगनी कर दूंगा, तो हमने 10 गुना से 20 गुना तक किया, डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज। पर क्यूबिक मीटर अगर हम बात करें तो ओपन पॉन्ड से अगर हम फिश हार्वेस्ट करते हैं वो 3 से 5 kg तक करते हैं पर क्यूबिक मीटर। बट इस टेक्नोलॉजी से हम 66 kg हार्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब 20 टाइम्स मोर हमने उसकी हार्वेस्टिंग की है सेम जगह से, और पानी भी रिसाइकिल किया है। ये टेक्नोलॉजी है जो हमने अडॉप्ट की है। मतलब जहाँ पे पथरीला इलाका है, जहाँ पे पानी कम है, रेगिस्तान है, उन जगहों पे ये फिश फार्मिंग कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि भी तालाब बना के मछली पालन हो। अब जैसे आप लोग पढ़ गए, अब बच्चे बहुत कहते हैं कि भी हमें खेत में काम नहीं करना, मुझे व्हाइट कॉलर जॉब की है, तो दिस इज स्मार्ट फार्मिंग, ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है। आप इस तरीके का प्रोजेक्ट लगाओ, कंप्यूटर ऑपरेटेड है, पूरा का पूरा आप बैठ के अपने लैपटॉप पे देखो, सेंसर्स आपको बताएंगे कितना पीएच है, कितना अमोनिया है, कितनी ऑक्सीजन है, कितनी फीड आपकी डल रही है, कितनी आपकी फिश ग्रो कर रही है। तो ये स्मार्ट फार्मिंग है, मतलब इसको आप अडॉप्ट भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि भी पढ़ के आपको जॉब ही करनी है। लड़कियों के लिए बहुत ऑप्शन है कि भाई NFDB नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है फिशरीज का, उसमें 60% सब्सिडी है गर्ल्स के लिए, तो आप अडॉप्ट कर सकते हो। उसके लिए आप गाइडलाइंस देखो, बहुत चीजें हैं, IoT बेस्ड कई चीजें हैं कि जो आप लगा सकते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, बहुत प्रोजेक्ट है इसके अंदर काम करने के। फीड पे काम कर सकते हो आप, इसकी ग्रोथ पे काम कर सकते हो, उनके जीन्स पे काम कर सकते हो। 6 टाइप्स की फिशेज हम मोस्टली यहाँ नॉर्थ इंडिया में करते हैं, पर हमारे यहाँ 14 टाइप की होती है। 14 टाइप की जो फिशेज हैं उनमें 6 तो हमारी ये होती है IMC और CMC, चाइनीज मेजर कार्प। इसके अंदर आती है कटला, रोहू, मृगल। और IMC में हमारी आती है ग्रास का रोहू, कटला और मृगल। क्या गाड़ी हटानी है, वो भी वही है। चलो ये 6 टाइप की फिशेज हैं।
मोस्टली जो हम करते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें, किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे फादर का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बहुत सारी वीडियोस हैं, ईमेल आप कर सकते हो, ईमेल पे भी आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। कुछ और भी कभी पूछना है तो आप छुट्टी वाले दिन यहाँ पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ओके। तो ये है RAS सिस्टम, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। जब सुल्तान सर ने इसको लगाया था तो लगभग 1 करोड़ के करीब खर्चा आया था। इसमें सब्सिडी भी मिलती है और शायद आजकल ये 60 से 70 लाख रुपए में लग जाता है। इसमें क्या है, कम पानी में, कम स्पेस में हम ज्यादा मछली पालन कर सकते हैं। करीब 10-15 गुना ज्यादा मछलियां कम पानी में यहाँ पर पैदा की जा सकती है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर जमीन की कमी है, या जैसे राजस्थान हो गया जहाँ पर पानी की कमी है, वहां पर RAS जो है काफी सफल सिस्टम है। बड़ी बड़ी मछलियां ना सबके पीछे नहीं, इधर इसमें भी है। इसमें चलिए, इसमें ये ऐसे बड़े बड़े टैंक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 टैंक हैं। तो एक ही पानी को बार बार घुमा करके वापस उसी टैंक में रीसर्कुलेट करते रहते हैं और बाहर से आर्टिफिशियल फीड डाली जाती है। और करीब 1 साल में यहाँ से इसमें अगर आप बेबी डालते हो, फिश का बच्चा डालते हो, तो 1 साल में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। समय का अभाव है इसलिए हम ज़्यादा टाइम यहाँ पर बिता नहीं पाए, वरना ये बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट है और एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। हाँ जी, तो ये था सुल्तान फिश फार्म, जो कि हरियाणा में करनाल जिले में नीलोखेड़ी नामक जगह के पास भुटाना गांव में स्थित है। आज समय का बहुत अभाव था, इसलिए हम अच्छे से वो फार्म पूरा देख नहीं पाए, नहीं तो वो करीब 30 एकड़ में फार्म फैला हुआ है। वहाँ पर फिशेस का सीड तैयार किया जाता है, फिशेस को बेचा भी जाता है, और फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और वहाँ पर RAS है, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। इसके अलावा वहाँ पर पॉन्ड्स भी बने हुए थे, जहाँ पर ओपन अर्थन पॉन्ड है, जो वहाँ पर जो फिश फार्मिंग की जाती है वो भी था वहाँ पर, वो हम देख नहीं पाए। इसके अलावा वहाँ पर सुल्तान जी एक मछलियों का फिश का एक ब्रांड भी है सुल्तान जी का, जिसका नाम है फिश बाइट। वो स्किनलेस, बोनलेस, स्मेललेस फिश को प्रोसेस करके बेचते हैं। फिश की चंक्स आती हैं, फिश का उनका
जैसे और भी ब्रांड है मार्केट में, उसी प्रकार से फिश बाइट भी एक जाना माना ब्रांड है, और जिसको सुल्तान जी पूरे भारत और इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको पहचान दिलाना चाहते हैं, और वो प्रसिद्ध भी है। भारत में भी कई सारे स्टेट्स में फिश बाइट जो है पहुंच चुका है, जैसे महाराष्ट्र में सेंटर है, और कई सारे आउटलेट कई सारे स्टेट्स में है। तो इस तरह सुल्तान सिंह जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और एक सफल व्यवसायी हैं, और एक सफल किसान भी हैं। और बहुत अफसोस हो रहा है कि कम समय होने के कारण हम पूरा उनसे बात नहीं कर पाए, पूरा उनसे मिल नहीं पाए। फिर कभी फ्यूचर में वापस कभी जाने का मौका मिलेगा तो जरूर उनसे बहुत कुछ सीखना है। आज हर कोई जॉब के पीछे जाना चाहता है या विदेशों में जाना चाहते हैं, पर सुल्तान जी जैसे लोग हैं जो सफल एंटरप्रेन्योर हैं और कितने लोगों को अपने नीचे वो काम दे रहे हैं। तो आज का हमारा विजिट उतना फलदायी तो नहीं रहा, पर फिर भी हम खुश हैं कि हमें सुल्तान फिश फार्म देखने का मौका मिला। आप भी अगर फिशी से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो हरियाणा में ये एक बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छा मौका है। जो भी फिश फार्मिंग के ऊपर कुछ भी सीखना चाहता है तो उनको सुल्तान सिंह फिश फार्म ज़रूर आना चाहिए। नमस्कारम। और एक बात, ये वीडियो शूट करने में मेरी मदद की है मेरी स्टूडेंट नेहा यादव ने, बीएससी मेडिकल फाइनल ईयर। सो थैंक यू नेहा। तो मेरा बैग सर के फार्म पे रह गया था। मेरी क्लास और सारे बच्चे जा चुके हैं, मैं वापस आया हूँ 3 किलोमीटर से। लेकिन इसका मुझे फ़ायदा हो गया क्योंकि अब मुझे सर के साथ कार में बैठने का मौका मिला है, और क्योंकि सर भी नीलोखेड़ी की तरफ जा रहे थे तो मुझे भी लिफ्ट मिल गई है। तो अच्छा ही हुआ मेरा बैग वहाँ रह गया, ताकि अब मैं सर के साथ 2-4 मिनट और बातें कर सकता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप बना बहुत इतने मतलब आप सफल हो सर, आप में ईगो नहीं है जो मैंने सच में मतलब मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ सर, मैं रियल में, क्योंकि जब मैंने आपसे फोन पे बात की या मैं जब आपके पास आया था, आप बहुत अच्छे से मिलते हो। मतलब इतना जब इंसान पैसे का किसी ने क्या 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 बनता है पैसे का, रोटी खाने के लिए होते हैं पैसे, इतना सबको मिल ही जाता है। तो पैसा तो देखो घमंड करके इसमें मिलेगा क्या किसी को, वो घमंड करके कोई वो दूसरे को तो पैसा देने से रहा, उसका पैसा उसके पास ही रहेगा जिसके पास भी है। तो पैसे का मतलब तो ये है, बल्कि और नरम होना चाहिए इंसान को, किसी के काम आना चाहिए। और जो भी बच्चे हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे, अच्छे से उनको बताए, ताकि हम तो बुजुर्ग हो चुके हैं, पता नहीं कब चले जाएंगे, ज्ञान आगे बच्चों को मिल जाए, पता नहीं कौन हमसे भी बढ़िया बच्चा आगे निकल सकेंगे। हाँ जी, ये जैसे आपको ना मुझे लगता है हर हफ्ते 10 दिन में एक विजिट आपके फार्म पे होता रहता होगा। हर रोज की आर्या कॉलेज के आएंगे पानीपत से, और परसों वहां से आए थे कैथल से। हर रोज की एक विजिट है मेरे फार्म पे। तो यहाँ कम से कम सीजन में ज्यादा नहीं 3-4 हजार बच्चे विजिट करते हैं फरवरी से लेकर अप्रैल तक। तो उसमें हर तरीके के बच्चे होते हैं। देखो सभी तो कामयाब नहीं होते, सक्सेसफुल नहीं होते, उनमें से 2-4 बच्चे 5 बच्चे अगर सक्सेसफुल हो गए तो हमारी जिंदगी हमने समझो सफल कर लिया और हमने कुछ किसी को दे दिया है। हाँ जी सर, मैं सोच रहा था कि आपके पास इतने बच्चे आते हैं और आप मैला माथा नहीं करते हो, टाइम दे देते हो इतना बिजी होने के बाद भी, जो हमारे जैसे लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं। हम तो किसी से मना नहीं करते, बच्चे सभी क्लास में, कोई क्लास में 10 बच्चे होते हैं, किसी में 150-200 होते हैं। जैसे दिल्ली से आते हैं 300-300 क्लास के बच्चे आते हैं एक ही क्लास के। तो उसमें से कोई ना कोई बच्चा तो देखो ज्यादा नहीं 1-2 बच्चा तो निकलेगा अगर हम किसी को अच्छी। हमने कुछ बच्चों को अपना टाइम जो दिया था वो सक्सेसफुल हो गया, हमें को इसमें बहुत खुशी मिलती है। तो सर आपका एक ब्रांड है फिश बाइट के नाम से, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए सर। जो मुझे इतना पता है कि आप स्किनलेस, बोनलेस, स्मेललेस फिश
मार्केट में उतार रहे हो और आपका विजन है कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जैसे और ब्रांड है, हमारा भी ये ब्रांड फेमस हो और लोगों की थाली तक, जो भी फिश लवर हैं उनकी थाली तक ये फिश पहुंचे। तो इसके बारे में ये फिश बाइट का ब्रांड बनाया 2012 में बनाया था ये, और ये बहुत अच्छे उस पर लार्ज स्केल पे चला हुआ है। इसके हमने कहीं 3 शहरों में आउटलेट भी खोले हुए हैं, जैसे KFC, मैकडोनल्ड्स के हैं। इस लेवल पे मैं इसको ले जाना चाहता हूँ और हम इसमें 12 से 14 किस्म के जो प्रोडक्ट है हमारे, इसके अंदर हमने डाले हुए हैं और वो कस्टमर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद कैसे हैं? पहले देखो, मछली से डरते हैं लोग खाने के लिए, क्योंकि मछली में कांटा होता है। हाँ जी, कांटा होने की वजह से लोग न्यू डरते हैं। अभी मछली में कांटा होता है, स्मेल होता है, हमने दोनों चीज हटा दी है और इसको हटा के बढ़िया से हमने और इसका अच्छे से प्रोडक्ट बना रखा है। अच्छे से हमने प्रोडक्ट बना रखा है और लोगों को इसके दिए हुए हैं। तो इसमें हमने कई तरह के प्रोडक्ट बना रखे 12 से 14 किस्म के, और लोग उसका आनंद ले रहे हैं। जिन्होंने भी खाया है वो बार बार दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं। तो मेरा सबसे बड़ा एम यही है कि भी मेरा जो ब्रांड है KFC और मैकडोनल्ड्स के बराबर में आए। हाँ जी सर। और सर, जब आपको पद्मश्री मिला उसके बारे में कुछ बताइए सर। आपको पता था कि आपको मुझे पद्मश्री? कुछ नहीं पता था पद्मश्री क्या होता है। मेरे को देखो, मोदी सरकार में सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा ढूंढ के पद्मश्री दे रहे हैं, जिनको कोई जानते नहीं जिनके अंदर लोग। कोई टैलेंट होता है, उन लोगों को ढूंढ के दे रहे हैं। तो मैं मोदी सरकार का भी बहुत सरकार का शुक्रिया अदा करूंगा। तो मुझे तो ये भी नहीं पता पद्मश्री कैसे अप्लाई किया जाता है। तो मेरे से तो 1 दिन पहले ही बायोडाटा मांगा था और उसी बायोडाटा पे मेरा सिलेक्ट हो गया था, बस मेरे को पद्मश्री दे दिया था। तो इस तरीके से मुझे मिला है। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, जो जिन लोगों के अंदर टैलेंट है ना सर, ये सरकार उनको ढूंढ के ये ऐसी चीजें उनको रिकॉग्नाइज कर रही है और सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, हमें भी खुशी है कि हमारे हरियाणा से पद्मश्री मिला है, तो हमें तो डबल खुशी है सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। और सर, आप फॉरेन में भी गए हो, तो इजराइल में जाता रहता हूँ। 30 कंट्री में गया हूँ कम से कम। मैं 4 से 5 कंट्री को तो मैंने ट्रेनिंग ली हुई है मछली की, और इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। चाइना में 3 महीने का कोर्स था मेरा, वो करके आया हूँ। इसराइल में ट्रेनिंग लेके आया हूँ RS की, और इसमें नॉर्वे में इसमें भी RS की टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग करके आया था मैं। तो ये तो जैसे जैसे मेरे को बढ़िया एडवांस टेक्नोलॉजी कहीं पे लगती है तो वहाँ मैं जाता रहता हूँ। तो सर, आपने इतना कीमती टाइम दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।